फरवरी 2025 को केरला के तिरुवनंतपुरम शहर के अंदर एक पुलिस स्टेशन में करीब शाम को 6:15 पर एक लड़का दाखिल होता है। वो लड़का सामने की तरफ जो अफसर बैठा था उसके पास जाता है और जैसे वो सामने की तरफ खड़ा रहता है तो उसके सामने जो अफसर था उससे वो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो लड़का बताता है कि मैंने पिछले 8 घंटे के अंदर 6 लोगों के कत्ल किए हैं। जब ये बात पुलिस वाला सुनता है तो काफी चौंक जाता है और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। और उसको मन ही मन ये भी लग रहा था कि शायद ये लड़का कुछ मजाक करने के लिए यहाँ पे आया है। अब लड़के को भी लगता है कि शायद जो साहब है वो मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं, इसलिए वो फिर से कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ एकदम सच कह रहा हूँ। पिछले 8 घंटे के अंदर मैंने 6 लोगों के कत्ल किए हैं और अगर आपको ये बात सच नहीं लग रही है तो मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ। उस एड्रेस पे आप अपने कुछ आदमी को भेजिए और वहां पर चेक कीजिए, आपको वहां पे 3 लाशें मिल जाएगी। साथ ही उस घर के अंदर मैंने जो गैस का नॉब है वो ऑन करके रखा हुआ है, ताकि जैसे वहां पे कुछ स्पार्क हो तो वहां पे वो जो गैस की बोतल है वो वहां पे फट जाए और वहां पे रखी हुई 3 लाश और साथ ही वो घर भी तबाह हो जाए। अब लड़का जिस अंदाज में ये बात कह रहा था, जिस सीरियसनेस से इस बात को कह रहा था, उससे अब पुलिस वाले को भी डाउट होने लगता है। वो तुरंत ही उस लड़के को वहां पे बैठाता है और अपने कुछ आदमी को उसके दिए हुए एड्रेस पे चेक करने के लिए भेजता है। अब वहां पर जो उस लड़के ने एड्रेस दिया था वहां पर 4 पुलिस वाले जाते हैं, उस एड्रेस पे पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पर घर पे लॉक लगा हुआ था। अब पुलिस वहां पे आती है, ये देखकर अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग थे वो भी वहां पे आ जाते हैं। साथ ही अब पुलिस उस लॉक को तोड़ती है और अंदर की तरफ दाखिल होती है। जैसे ही वो अंदर की तरफ दाखिल होते हैं तो उनको कुछ गैस की बू आने लगती है। जैसे गैस की स्मेल आती है, वो लोग तुरंत ही किचन के अंदर जाते हैं और वहां से जो जो नॉब खुला रखा हुआ था उसको ऑफ कर लेते हैं ताकि वहां पे कोई भी अनहोनी ना हो जाए। अब उस लड़के ने जो पहली बात बताई थी तो वह वहां पे गैस को ऑन रख के आया था, वो एकदम सच साबित हुई थी। इसके बाद वो लोग घर के अंदर सब कुछ चेक करना शुरू करते हैं। जैसे घर के अंदर जाते तो हॉल के अंदर उनको एक लाश मिलती है। वो एक छोटे बच्चे की लाश थी। उसके आसपास कुछ 500 के नोट भी गिरे हुए थे और उसके सर पे एक गहरा घाव था और वहां से वो खून भी काफी सारा बह चुका था। अब जैसे ही वो लोग आगे की तरफ जाते तो वहां पर एक डाइनिंग टेबल पड़ा था। डाइनिंग टेबल पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। लड़के के सर पे भी काफी गहरा चोट था और आगे की तरफ उसका जो चेहरा था वो भी डिसलोकेट हो चुका था, क्योंकि पीछे से जो वार किया गया था काफी जोर से किया गया था, जिस वजह से उस वार का जो प्रभाव है इतना ज्यादा था कि आगे से उसका चेहरा भी पूरा डिसलोकेट हो चुका था। अब पुलिस वाले को इस घर के अंदर 2 लाश मिल चुकी थी, लेकिन उस लड़के ने इस घर के अंदर 3 लाश के बारे में बताया था। अब वो लोग आगे की तरफ चेक करते तो वहां पर कुछ नहीं मिलता है। फिर उस सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पर एक कमरा मिलता है। वो कमरा बाहर से लॉक था, लेकिन पास में एक खिड़की थी जो कि ग्लास की बनी हुई थी। वो उस कांच को तोड़कर अंदर की तरफ चले जाते। जब अंदर की तरफ पहुंचते हैं तो वहां पर भी एक लाश पड़ी हुई थी। वो लाश एक महिला की थी। वो जैसे ही उस लाश के पास जाते तो पता चलता है कि उसकी सांसें अभी चल रही है, वो अभी तक मरी नहीं है। वो तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और उसको अस्पताल भेजा जाता है। साथ ही तुरंत वो उस थाने में भी कॉल करते हैं जहाँ पे वो लड़का बैठा हुआ था। वो कॉल करके बताते हैं कि इस लड़के ने जो भी कुछ बताया एकदम सच है, उसको पकड़ के रखे, उसको कहीं पे भी जाने ना दे। अब पुलिस को जैसे पता चलता है तो तुरंत ही उस लड़के को पकड़ने के लिए पास चले जाते हैं। अब लड़का समझ जाता है कि अब इन लोगों को मेरी बात पे यकीन हो चुका है। वो उसके पास आते हैं और फिर पूछने लगते हैं कि तुमने 6 लाश के बारे में बताया था, हमें 3 लाशें मिल चुकी है, बाकी की 3 लाशें कहाँ पर है। अब वो लड़का पुलिस वालों को 2 और एड्रेस देता है। पुलिस वाले उस एड्रेस को जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनमें से एक एड्रेस इन्हीं के दायरे में आ रहा था, लेकिन जो दूसरा एड्रेस है वो इनके पुलिस थाने के दायरे में नहीं आ रहा था। जिस वजह से वो जिस भी थाने के दायरे में आ रहा था वहां पर कॉल करके खबर करते हैं और बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, आप इस एड्रेस पे जाके चेक कीजिए कि वहां पर ये बात सच है या गलत है। अब यहाँ से एक टीम निकलती है और दूसरी टीम उस थाने से भी चेक करने के लिए निकल जाती है। अब इस थाने से जो टीम चेक करने के लिए निकली थी वो जब वहां पे एड्रेस पे पहुंचती है तो घर वहां पे लॉक था। घर को तोड़ा जाता है और अंदर की तरफ जब दाखिल होते हैं तो बाहर ही उनको हॉल में ही एक लाश देखने को मिलती है, जो लाश एक महिला की थी और उसकी उम्र करीब करीब 80 साल थी। वो बुजुर्ग महिला थी और उसकी लाश की हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसके सर का पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से गायब भी हो रहा है, जैसे कि वहां पे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से मारा गया हो ऐसा दिख रहा था। पुलिस वहां से कॉल करके पूरी जानकारी अब थाने में देती है। दूसरी तरफ जो दूसरी टीम थी वो भी अपने एड्रेस पे पहुंच जाती है और वहां पर पहुंच के जब चेक करते हैं तो उस घर के अंदर भी उनको बाहर ही ड्राइंग रूम में एक डाइनिंग टेबल पे एक लाश देखने को मिलती है, जो कि टेबल पे बैठे मतलब कि कुर्सी पे बैठी हुई थी। वो जो लाश थी वो इसके चाचा की थी। पता चलता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उस लाश को देखकर पुलिस वाले भी डर गए थे, क्योंकि उसके चेहरे की हालत पूरी तरह से बिगाड़ दी गई थी। उसके सर पे इतने ज्यादा वार किए गए थे कि उसका सर का कोई हिस्सा दिख ही नहीं रहा था। करीब करीब
करीब पुलिस वालों का ये कहना था कि इसके सर पे करीब-करीब उस हैमर से, उस हथौड़ी से 20 से 25 वार किए गए हों। जिस तरीके से उसके सर की पूरी खराब हालत हो चुकी थी। उसके बाद जैसे वो आगे की तरफ जाते, किचन में दाखिल होते, तो किचन में फर्श पे एक लाश पड़ी हुई थी। वो इसकी चाची की लाश थी और उसकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब कर दी गई थी। और ये सारी जानकारी अब इस थाने में दी जाती है। जब पुलिस को पता चलता है कि ये जो लड़का बोल रहा है एकदम सच बोल रहा है, उसने जैसे बताया था उसने 6 कत्ल किए हैं, वैसे ही 6 की 6 लाशें भी बरामद हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे एक बात थी कि 6 में से एक जो लाश थी वो अभी ज़िंदा थी, वो उसकी माँ थी। क्योंकि उसको शायद लग रहा था कि वो 6 कत्ल कर चुका है, लेकिन उसकी माँ की जान बच चुकी थी, लेकिन उसकी हालत भी काफ़ी गंभीर थी, उसको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया था। अब जैसे ही पुलिस को इन सभी घटना के बारे में पता चलता है, सच्चाई पता चलती है, तो तुरंत ही वो उस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे वो लड़के के पास जा रहे थे, तुरंत ही वो लड़का कहता है कि मैंने 6 कत्ल तो किए हैं, लेकिन अब मैं भी मरने वाला हूँ। जब पुलिस वाले सारी चीज़ सुनते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, डर भी जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ऐसी कोई चीज़ उसके पास होगी जिसके चलते ये अपनी जान ले लेगा। लेकिन फिर वो बताता है कि मैंने 6 कत्ल करने के खा लिया है और अवसर भी होने लगा है जिसके चलते अब मेरी भी जान चली जाएगी। अब पुलिस वालों को जब इस बात का पता चलता है कि रखा है, तो वो तुरंत ही उसको पास ही के अस्पताल में दाखिल कर देते हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं इलाज कराने के लिए। और जैसे वहाँ पे अस्पताल पे पहुँचते हैं, तो डॉक्टर इसकी हालत को देखकर कहते हैं कि इसकी हालत काफ़ी गंभीर रखा है, इसको दाखिल करना पड़ेगा और तुरंत ही उसको दाखिल करते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। अब एक तरफ लड़का यहाँ पे दाखिल है, उसकी हालत खराब है और दूसरी तरफ अपने हिसाब से पुलिस भी अब इसकी थ्योरी बना रही थी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं, 27 फरवरी का दिन आता है। 27 फरवरी को उस लड़के की हालत अब सुधार होने लगता है, उसकी हालत एकदम ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ उसकी जो माँ थी, जिसकी भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी, उसकी भी हालत अब सुधरने लगती है। अब जैसे 27 फरवरी को इस लड़के की हालत में सुधार होता है, पुलिस उसके पास आती है और उससे पूछताछ करती है। अब वो लड़का सारी कहानी बताता है, वो कहता है उसका नाम अफ़ान है। 24 फरवरी 2025 को सुबह करीब 11 बजे वो अपने माँ के कमरे के अंदर जाता है। माँ के कमरे में जब दाखिल होता है, तो सामने की तरफ बेड पर उसकी माँ सो रही थी। वो उसके पास जाता है, उसने जो शॉल ओढ़ के रखी थी, उसको उसके गले में लपेट देता है और फिर माँ के गले को कसना शुरू कर देता है। उसकी माँ छटपटाने लगती है और थोड़ी देर छटपटाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। उसको लगता है उसकी माँ मर चुकी है। वो तुरंत ही कमरे से बाहर निकल जाता है, कमरे को बाहर से लॉक कर अब घर से बाहर निकल जाता है। करीब सवा 11 बजे वो घर से बाहर निकलता है और वहाँ से वो एक फाइनेंस कंपनी के पास जाता है। वहाँ पर वो कुछ छोटी-सी सोने की चीज़ देता है, जहाँ से उसको उसके बदले ₹1400 मिलते हैं। उस ₹1400 को लेकर वो 3 अलग-अलग दुकान पे जाता है। उसमें से पहली दुकान से वो एक बैग खरीदता है, दूसरी दुकान से वो हथौड़ी खरीदता है और तीसरी दुकान से एक चूहे मारने की दवा खरीदता है। और फिर करीब 12 बजे वो फिर से अपने घर पर फिर से वापस लौट कर आता है और फिर से अपनी माँ के कमरे में जाता है और देखना चाहता था कि उसकी माँ मर चुकी है या नहीं। जैसे वो पास जाकर देखता है, तो उसको पता चलता है कि उसकी माँ की सांसें अभी चल रही है। वो तुरंत ही उस बैग से हथौड़ी निकालता है और फिर उसके सर पे फिर से जोर से वार कर देता है, जिस वजह से अब उसकी माँ के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब उसको लगता है अब थोड़ी देर में उसकी माँ मर जाएगी। वो तुरंत ही अब उस रूम से बाहर निकल जाता है, रूम को लॉक करता है और फिर से उस घर से भी बाहर निकल आता है। अब वो वहाँ से बाहर निकलकर अपने दादी के घर पे जाता है। दादी के घर पे पहुँचने के बाद वो उसके रूम में वहाँ पे बैठा हुआ था। अब दादी भी वहाँ पे बैठी हुई थी, दोनों कुछ बातचीत करते हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद जैसे ही पीछे की तरफ उसकी दादी घूमती है और कहीं बाहर की तरफ जा रही होती है, तुरंत ही वो हथौड़ी निकालता है उस बैग से और उसके सर पे वार करना शुरू कर देता है। उसके सर पे कई सारे वार करता है और उसकी दादी वहाँ पे फर्श पे गिर जाती है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। उस वक़्त उन्होंने गले में एक नेकलेस पहना हुआ था। ये लड़का उस नेकलेस को निकाल लेता है और वहाँ से वो उस रूम को लॉक करके बाहर की तरफ चला जाता है। उस नेकलेस को लेकर वो फिर से एक फाइनेंस कंपनी के पास जाता है और वहाँ पर उस नेकलेस को बेच देता है। उस नेकलेस के करीब उसको ₹74,000 मिलते हैं, जिसमें से 40,000 वो किसी आदमी को देता है, जिसको उसको लौटाने थे। उसके वो उधार लिए हुए थे। उस आदमी के पास जाता है और 40,000 उसको दे देता है और देने के बाद फिर वो किसी एक बार में जाता है। बार में जाकर थोड़ी-सी वो शराब पीता है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से वो निकलता है। उस बार निकलने के बाद वो अपने चाचा के घर पे जाता है। घर पे पहुँचता है, वहाँ पे भी बैठता है, अपने चाचा से बातचीत करता है, दूसरी तरफ चाची से भी बातचीत करता है। अब जो चाची है वो चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, दूसरी तरफ उसके जो चाचा वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे और ये यहाँ पर बेड पे बैठा हुआ था। और जैसे पता चलता है, उसको मौका मिलता है, वो उस हथौड़ी को निकालता है और अब यहाँ पे उसके चाचा के सर पे जोर से वार करना शुरू करता है। कई सारे ब्रूटली वो उसके सर पे वार करता है, जिस वजह से उसका पूरा सर ही गायब हो जाता है और आगे से चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है।
अब वो तुरंत किचन में जाता है जहाँ पे उसकी चाची चाय बना रही थी। चाची वहाँ पीछे की तरफ मुड़कर चाय बना रही थी। ये तुरंत ही पीछे से वार करने लगता है और कई सारे हथौड़े से वार करता है, जिस वजह से उसके चाची की भी वहीं पे भी मौके पर ही जान चली जाती है और वहाँ पे फर्श पे गिर जाती है। तुरंत ही वहाँ से वो निकल जाता है, कमरे को लॉक करता है और फिर से अपने घर पे वापस आने लगता है। अब जब वो अपने चाचा के घर से निकल रहा था, उसी वक़्त उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और कहा कि मैं थोड़ी देर में अपने घर पे पहुँच रहा हूँ, तुम भी मेरे घर पे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। अब वो लड़की भी कहती है, ठीक है, मैं तुम जैसे यहाँ पे आ जाओगे, मैं आ जाऊँगी। अब जैसे अफ़ान अपने घर पे पहुँचता है, उसी वक़्त उसका भाई भी घर पे आ जाता है। वो स्कूल गया हुआ था, उसका छोटा भाई था, स्कूल गया था, वो भी घर पे लौट कर आ जाता है। दोनों भाई अपने घर पे बैठे हुए थे, उसी वक़्त वो अपने छोटे भाई को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुमको अरेबियन फूड काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना, तो जाओ अपने लिए जो भी पसंद है, वैसा अरेबियन फूड लेके आओ और साथ ही कुछ ऑटो के पैसे भी वो देता है। अब जो छोटा भाई था, वो अरेबियन फूड लेने के लिए बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, वो भी घर पे आती है क्योंकि उसने कॉल करके करके रखा हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड घर पे आती है, दोनों बातचीत करते हैं। जो गर्लफ्रेंड है, वो उस डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी कुर्सी पे, अपना मुँह दूसरी तरफ करके, और ये यहाँ पे बेड पे बैठा हुआ था। जैसे उसको मौका मिलता है, वो बैग से हथौड़ी निकालता है और एक ज़ोर से उसके सर पे वार करता है। उसकी गर्लफ्रेंड की जान एक ही वार में चली जाती है। अब ये यहाँ पे लाश के पास बैठा हुआ था, उसका जो छोटा भाई, जो कि कुछ खाना लेने के लिए गया था, वो तुरंत ही थोड़ी ही देर में खाना लेके घर पे वापस आता है। इसी बीच उसने भी खा लिया था, क्योंकि इन सबको मारने के बाद आता था। उसका भाई जैसे घर पे आता है, वो ये सारा नज़ारा देखता है। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसकी लाश पड़ी हुई थी, वो इस चीज़ को जैसे ही देखता है, वो तुरंत ही अपने भाई को गले लगा लेता है। छोटा भाई कुछ भी समझता नहीं है, वो गले लगाकर अपने भाई से प्यार करने लगता है और फिर पीछे से एक हथौड़े का वार करता है। जैसे ही वो वार होता है, उसका भाई भी वहीं पर गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। उसके पास जो भी कुछ पैसे बचे थे, जो कि 500 के नोट थे, वो सभी 500 के नोट उसकी बाइक की लाश के ऊपर फेंक देता है। उसके बाद घर से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सारी बातों बताता है। अब इसने पूरी कहानी बता दी थी कि उसने कैसे-कैसे सब लोगों को मारा था, लेकिन अभी भी पुलिस वालों को जानना था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों सब लोगों को मार दिया, आखिर उसका मोटिव क्या था। अब वो मोटिव के बारे में बताता है। उसका कहना होता है कि उसके पापा कई सालों से सऊदी में काम कर रहे हैं। वो कई सालों से घर पे वापस भी नहीं आए हैं। उनको ये भी पता चलता है कि उसके पिता के सर पे काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो चुका है, जिस वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से इनका पूरा परिवार सऊदी गया था। सऊदी जाने के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया था कि यहाँ की जो कुछ मिल्कत है, उस मिल्कत को बेचकर सऊदी का जो कर्जा है, उस कर्जे को चुकता करेंगे, जिस वजह से उसके पिता भी वापस यहाँ पे आ पाएँगे। इसी बीच उसकी माँ को कैंसर डिटेक्ट होता है। जब कैंसर डिटेक्ट होता है, तो उसका इलाज भी ये लोग कराते हैं और इलाज के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा कर्जा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच इसके जो चाचा थे, वो काफ़ी पैसे वाले थे। साथ ही इसकी जो दादी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली थी। इस वजह से ये अपने चाचा से और दादी से कुछ पैसे माँगते हैं। शुरू में उसके दादी कुछ हेल्प करती है इलाज के चक्कर में, और उसके जो चाचा थे, वो भी 1.5 लाख रुपए देते हैं, इसी माँ का इलाज कराने के लिए। लेकिन क्योंकि कैंसर का इलाज कराया था, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया था। अब उसकी माँ जो है, कैंसर से रिकवर भी कर रही थी और उसकी हालत में सुधार भी हो रहा था। लेकिन अभी भी पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उनके पापा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सर पे कर्जा था, दूसरी तरफ इलाज में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो चुका था। इस चक्कर में जो अफ़्फ़ान है, वो अपने चाचा के घर पे पैसा माँगने के लिए गया था, लेकिन उसके चाचा ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जितनी भी मदद कर सकता था, उतनी मदद मैं आपको कर चुका हूँ। इससे आगे मैं आपको कोई भी मदद नहीं करूँगा और अगली बार पैसा माँगने के लिए मेरे घर पे कभी भी मत आना। इस बात पे उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है। अब वो अपने दादी के पास भी जाता है। दादी भी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली थी और उसके पास काफ़ी सारा पैसा था, लेकिन वो भी पैसा देने से इनकार कर देती है। अब उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसी नफ़रत के चलते मन ही मन वो ठान लेता है कि वो 3 लोगों को वो मार देगा, लेकिन उनको मारने के बाद वो खुद भी मर जाएगा। लेकिन फिर उसको ख़्याल आता है कि अगर मैं भी मर जाऊँगा, तो मेरे बाद मेरी माँ का और मेरे भाई का और मेरे जो गर्लफ्रेंड है उसका क्या होगा? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इन तीनों से प्यार करता था। तो अब वो सोचता है कि मैं सबको ही मार दूँगा। जिससे मैं नफ़रत करता हूँ, उनको भी मार दूँगा, और जिसको मैं प्यार करता हूँ, उसको भी मार दूँगा, और सभी को मारने के बाद मैं खुद इस तरह से सोच लेता है। और उसके बाद 24 फरवरी को सारा वो कांड वो करता है, और उसके बाद लास्ट में सभी को मारने के बाद वो खुद भी और चूहे की दवा पीने के बाद तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ पर वो सारी जानकारी वो दे देता है। लेकिन अब उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ जो उसकी माँ है, उसकी भी अब रिकवर हो रही है। हालाँकि उसकी हालत अभी भी गंभीर है, लेकिन हो सकता है उसकी जान बच जाएगी।
तो ये थी आज की पूरी ये कहानी जिसमें एक नफ़रत और प्यार के चलते एक 23 साल के नौजवान लड़के ने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो आखिर इस घटना के बारे में आपकी जो भी कुछ राय हो, वो राय हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।